सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। माय प्लेजर, थैंक यू आजू, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले बात करेंगे जीनोफोबिक की, जो बड़ा एक शोर है और डॉक्टर जयशंकर ने भी जो है काफी स्ट्रिक्टली जवाब दिया है इसके ऊपर। देखें आरजू, एक तो इस पे जीनोफोबिक का उन्होंने जिक्र किया है किसी फंड रेजर पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर हमारे जो बाइडेन साहब ने, और जापान, और उन्होंने भाषण देने की कोशिश की जापान को और भारत को, के दोनों को, कि जी आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। हालांकि बाइडेन साहब को यह नहीं पता कि एक तो आपका डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और कल्चर बिल्कुल, और रिलीजन भी वो बिल्कुल डिफरेंट है जापान से भी और भारत से भी। आप उसके साथ आप उनको क्यों अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने गिला किया है कि जी जापान को और भारत की इकोनॉमीज को प्रॉब्लम है जीनोफोबिक होने की वजह से, कि इमिग्रेशन के खिलाफ है। भारत की इकोनॉमी आपसे 6 दफा ज्यादा स्पीड पे तरक्की कर रही है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं इस पे। और दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा इस वक्त, और जापान आपका एलाय है, आप उसके आपके सिक्योरिटी एग्रीमेंट से उनके साथ, और आप जो इस तरह की बातें करते हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब होते हैं उनके साथ। भारत के तो वैसे इन्होंने आजकल खराब किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक बना पड़ा है भारत के खिलाफ, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज भी हैं। जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक तो इन सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की। भारत की 8.6%, 8.4% इकॉनमी जो है, उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जाहिर है ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ये आगे इसी तरह जाएगा। और दूसरा, कुछ चीजें और भी आपके रीजन के अंदर भी चेंज हो रही हैं, मैं आगे चल के उस पर भी बात करता हूं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके बारे में एक इंटरव्यू में बात किया कि हमारा तो वी आर मोर प्लूरल कंट्री है हम तो। और वाकई मैं एग्री इस बात से करूंगा कि ज्यादातर अमेरिकन को इस चीज का अंदाजा नहीं है। भारत के अंदर 121 जबानें बोली जाती हैं, 22 तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप ये देखें कि कितने डिफरेंट किस्म के कल्चर मिलके इकट्ठे रहते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूं भारत की खूबसूरती ही उसका सेकुलर आइडियाज और उसका मोर एक्सेप्टेंस टू द डिफरेंट, नॉट ओनली द कल्चर्स, रिलीजन एट द सेम टाइम। देखिए, बात लोग करते रहते हैं इधर से उधर, कभी बीजेपी वाले तड़प रहे हैं, कभी दूसरे तड़प रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इंडिया, भारत इज अ सेकुलर कंट्री। लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं कि शायद अगली दफा बीजेपी शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर दे, वो भी चेंज कर दे, उनका जिस तरह उनको जो पसंद आया अपने कंट्री के अंदर जो वो मर्जी करें। लेकिन ये जो बाइडेन साहब ने ज्यादती की है। और दूसरा, मैं समझता हूं कि अमेरिका को अब कोई हक नहीं पहुंचता कि दूसरे कंट्रीज को अपनी आइडियोलॉजी इन्फोर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप ये बात करते हैं, आप जीनोफोबिक नहीं हैं, आप इमिग्रेशन चाहते हैं, आप लोगों को चाहते हैं, इमिग्रेशन की हालत देख लें कि 3 लाख लोग पर मंथ के हिसाब से इलीगल आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। इसको आप इमिग्रेशन कहेंगे? आप इसको कहेंगे कि वी लव इमिग्रेशन, वी लव इमिग्रेंट्स? आपको पता ही नहीं उनके अंदर टेररिस्ट आ रहे हैं, उनके अंदर बल्कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब तो मुसलसल ये कह चुके हैं कि 30,000 से ज्यादा जवान चाइनीज आ चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर अपनी आर्मी बिल्ड करने का इरादा रखता है। फिर आपको इमिग्रेशन से मोहब्बत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने आते ही 15 से 20 मिलियन लोगों को आर्मी स्टाइल, मिलिट्री स्टाइल पे डिपोर्ट करेंगे वो। मैं खुद एक कंजर्वेटिव हूं, मैं खुद एक रिपब्लिकन हूं, मैं खुद इमिग्रेशन के हक में हूं, लेकिन लीगल इमिग्रेशन। अगर जिसने यहां आना है, सबसे पहले उसे यह पता होना चाहिए कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री में जा रहा है। मैं अपने भाइयों की बात कर रहा हूं। ये जो हमारे जिहादी एलिमेंट्स यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके कहते हैं कि अमेरिका के अंदर शरिया लगाएंगे, लंदन जाके कहेंगे हम शरिया इन्फोर्स करेंगे, उनके लिए कि तुम एक क्रिश्चियन कंट्री में आ रहे हो भाई, ये पहले सोच के आओ।
अगर तुम क्रिश्चियन वैल्यूज की रिस्पेक्ट नहीं करते तो प्लीज भाईजान कहीं और जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, यहां मत आओ आप। और दूसरा, अगर इमिग्रेशन करनी ही है आपने, पॉइंट बेस करें, जिस तरह कनाडा करता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करता है पॉइंट पे यहां पे लोग पढ़े लिखे आए, यहां पे लोग जो है वो आके, अब देखें ना दो प्रॉब्लम। आरजू अब एक खालिस्तान, एक कनाडा के अंदर एक खालिस्तान मूवमेंट बन चुकी है, तेरी मूवमेंट, और अफसोस के साथ उसके ऊपर रिलीजन चढ़ा दिया, उसके ऊपर कहते खालिस्तान है। वो खालिस्तान जो है वो, हालांकि बिल्कुल गलत बात है। एक पॉलिटिकल मूवमेंट को उसके अंदर मजहब को नहीं ठोंसना चाहिए। और दूसरा, एक फिक्शन है कि कंट्री को, मेरा मतलब एक फैशन बन चुका है इस वक्त, जो खालिस्तान की बात करना एक फैशन बन चुका है। लेकिन इसकी वजह यह है कि वहां पे मेरे जो भाई, पंजाबी भाई आए हैं, वो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे। अगर तालीम से अगर आपने करनी है रेफरेंड, अच्छा आपने खालिस्तान, आप कनाडा के अंदर इस वक्त 2-4 गुरुद्वारे हैं जहां पे वो इस वक्त जो निजर साहब का भी चल रहा है, कोई ज्यादा उसकी सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन एक हवा बन चुका है। और यही होता है कि जब तालीम याफ्ता इमिग्रेंट ना आए किसी जगह पे आके, तो वो वहां पे आके भी बजाय उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना, तरक्की का बायस बनना, तो इस तरह की चीजें करते हैं। आपसे और 250 मिलियन, आपके जो 25 करोड़ मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से ये सवाल है, और $11 बिलियन की प्रॉपर्टी आपने दुबई में ले ली यार, कैसे ले ली? अब फिर लोगे, अब तो आधा दुबई ले लिया, अब तो आधा अबू धाबी भी ले लोगे आप तो मेरे ख्याल में गल्फ सारा खरीद लोगे आप। क्यों? क्योंकि अड्डे दे रहे हो फिर दोबारा, अमेरिका को अड्डों की जरूरत है। अड्डे देने की वजह मैं बताना चाहूंगा। अफगानिस्तान पे नजर रखना, चाइना के ऊपर नजर रखना, ताइवान के ऊपर नजर रखना, और अब हालात ये हैं कि इंडिया के साथ भी उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो इंडिया को भी साथ सनब करना या फिर वहां बैठना। बल्कि ये आजकल जो बात सारी चल रही है, खैर अड्डे तो भारत ने तो फिर पहले भी नहीं देने थे, अगर वो मांगते भी उनसे, ये माजी के अंदर भारत से ये बात कर चुके हैं अड्डे देने के लिए, उन्होंने रिफ्यूज किया था। उन्हें इस वक्त यहाँ पे पेंटागन समझता है कि हमारी प्रेजेंस उस एरिया के अंदर बहुत जरूरी है। और यहां भी बातें ये निकल रही हैं कि आपके आर्मी चीफ जो पिछली दफा आए हैं, उसके बाद चीजें मजीद स्पीड अप हुई हैं, आपके रिलेशनशिप की भी, और आपके 3-4 इस वक्त 3-4 स्टेट डिपार्टमेंट के और पेंटागन के लोग, हाई लेवल के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में या आ चुके हैं वापस, या पिछले हफ्ते थे। लेकिन इस वक्त बड़े सीरियस डायलॉग हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डे दिए जाएं, और उसके बाद डॉलरों की जो बारिश कुछ अरसे के लिए रुकी थी अफगानिस्तान के बाद, बारिश तो नहीं होगी लेकिन झिलमिल शुरू हो जाएगी। कहते ना कि ताजा हवा के झोंके चलने शुरू हो जाएंगे। उस तरीके से ज्यादा लोग बिलियनर तो नहीं बनेंगे, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है 5 से 10 पाकिस्तानी नए, बिल्कुल फ्रेश, वो बिलियनर बनेंगे। जिस तरह वो एक अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम है कौन बनेगा मिलियनर, तो वो इस वक्त वो बिल्कुल म्यूजिक मेरी नजर में वही गूंज रहा है। जिस तरह वो कुर्सियां घूमती हैं, वो अमिताभ बच्चन तो सामने बैठा बंदा होता है, उसको खुद पता नहीं होता, वो फिर उससे पूछते हैं आप कहाँ से आए थे, आपने क्या देखा है, आपको रात को नींद नहीं आई, आप सुबह उठ गए, आपने खाया क्या था, तो वो आप, मैं बचपन में उधर भाग रहा था, मैं इधर जा रहा था। तो बिल्कुल आजकल वही हो रहा है कि कुर्सियां घूम रही हैं अमेरिकन एम्बेसी की, इस तरह। तो इस वक्त वो देख रहे हैं आपके जो 10 लोग हैं इस वक्त, वो कश्मकश में हैं कि उनमें से किसके नाम ये तुरा इम्तियाज निकलेगा। लेकिन इस वक्त प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो अपनी कई जो है इस वक्त रशियन प्रॉपर्टी डीलर और अरबी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने उर्दू और पंजाबी जबान सीखनी शुरू कर दी है। लेकिन सर 10 में से 8 तो फौजी और एजेंसी के ही होंगे, 2 पॉलिटिशियन निकल आएंगे ज्यादा से ज्यादा। सारे नहीं, जो भी होंगे तो पाकिस्तानी ना। मैं ये कौन सा कह रहा हूँ, पाकिस्तानी भी तो आपके फौजी भाईजान, फ्रेंच थोड़ी, जर्मन तो नहीं ना, पाकिस्तानी है। जो भी होगा भाई, फ्राडिया हो तो जज भी हो सकता है, फ्राडिया हो तो कोई भी हो सकता है। ये क्या भाई, अपनी मां के कपड़े तो कोई भी फाड़ सकता है, उसके लिए फौजी होना जरूरी थोड़ी। भाई पाकिस्तान को तबाह करना कोई, या तो मुझे आरजू, आपने तो नाम ले दिया फौजियों के, ठीक है, जज ठीक है आपके, ब्यूरोक्रेसी ठीक है आपकी, सियासतदान ठीक है आपके, तो सबका एक ही हाल है। अभी एक जैसे मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम मेहनत करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को इतना आगे ले जाएंगे, भारत क्या, भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे, ये अल्फाज हैं उनके। शहबाज शरीफ साहब तो आपको बताया कैरी ऑन के साथ पाकिस्तान गए हैं, कैरी ऑन के साथ, वो तो लगेज बुक ही नहीं कराते ना भाई।
वो तो सारी फैमिली अब कैरी ऑन के साथ रहती है कि परमानेंट, तो वो दे आर रेजिडेंट ऑफ लंदन। किस हाँ ये गलती से बात कर रहे हैं क्योंकि लंदन की इकोनॉमी भी स्लगिश है आजकल, और लंदन में भी चेंजेस यूके में भी आ रही। मुझे लग रहा है वो इंग्लैंड की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे, पाकिस्तानी तो वो है ही नहीं है। चलें छोड़ें, अगली बात सुन ले। मैं इस्लाम के हवाले से आपने बात की तो दूसरी बात आपको बता देते हैं, आगे चलें। आपको जो अभी आपके पड़ोसी जो आपको कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं, टीटीपी की क्या इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है? वो कहते हैं ये जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं ये पूरे मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, हम इनके ऊपर हमला करके इनको पहले मुसलमान करेंगे, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। अब उनकी स्टोरी सुन लें। उनकी कौंसल जनरल जो दुबई से मुंबई जा रही थी, बॉम्बे, मैडम जकिया विरदक उनका नाम है, 25 किलो सोना स्मगल करते पकड़ी गई। 25 किलो सोना, जिसकी मालियत बनती है $25 लाख। मोहतरमा ने बीबीसी को इंटरव्यू में कह दिया, कहते मेरे खिलाफ साजिश है, मेरी किरदार कुशी की जा रही है। अगलों ने वीडियो निकाली है, ग्रीन चैनल से निकल के जा रही थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे। उन्होंने पकड़ा, टच, तुम्हारे सूटकेस में से 25 किलो अगर सोना निकला जाए स्मगलिंग में, तो किरदार कहां आ गया तुम्हारा भाई? किस किस्म का किरदार की बात कर रहे हो? किस किस्म के इस्लाम की बात कर रही हो भैया आप अफगानी तो ठेकेदार हो ना। आप अफगानी कौन हो? आपने भारत की तबाही का बायस आपने बने। आप पाकिस्तान को इस इंडिया इंडस वैली, मैंने तो छोड़ दिया, नाम लेना ही छोड़ दिया आजकल। मैं इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, मैं तो इंडस सिविलाइजेशन है ये सारी, इंडस को तबाह करने वाले ये पठान है सारे। तो हालत देख लो, ये बीबी जकिया विरदक सर पे चादर लेके बैठती है जहां बैठती है। 25 किलो सोना लेके जा रही थी, लड़का भी साथ था। अगलों ने एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ लिया था, तुम कहती हो मेरी किरदार कुशी हो रही, कहते मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है ये सियासी चीजें हैं। और तालिबान भाईजान, ये पहले अपने घर में पहले कर लो यार बेहतरी कुछ। ये पहले अपने कौंसल जनरल, पहले तो आप किसे पूछो कौंसल जनरल, हाँ मैं ये कहूंगा गनी दौर की बनी हुई थी, वो आजकल की नहीं बनी हुई। लेकिन ये तालिबान भाईजान जो है उसके हर सारे उसको कौंसल जनरल के उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी। उसने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अपनी क्लेम की है एयरपोर्ट के ऊपर कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि उसको अरेस्ट करने लगे थे वो। तो इम्यूनिटी आप उसकी ऑनर कर रहे हैं, आप उसके अहकामात आपको उसके साथ तालिबान भाईजान जो है, जो बहुत बड़े मुसलमान हैं, वो उनके साथ काम तो कर रहे हैं आप। तो ये आपके इस्लाम के हालात हैं, आप देखें आप किस तरह आगे जा सकेंगे। लेकिन सर ये जरूर है कि लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस, बल्कि काफी पॉलिटिशियन जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, कांग्रेस की बहुत वाहवाह कर रहे हैं और बीजेपी या मोदी जी के लिए कहते हैं जी उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या तारीफ में करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इस किस्म की ट्वीट्स वो लगा रहे हैं। आखिर क्यों सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस को? कंट्रोवर्सी चल रही दोनों साइडों की, मैंने देखी है। बल्कि मैं आपको पता, फैसल को मैं बड़ा अपना फवाद चौधरी साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ, मेरा उस फैमिली के साथ बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप है। बल्कि उनकी जो बात है, ये बयान को मोदी साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा है। उन्होंने कहा देखें ये कांग्रेस के गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही है। इशारा उनका फवाद चौधरी की बात की तरफ ही था, उन्होंने ट्वीट भी की है उसमें। लेकिन देखें आरजू, मैं आज आपको लिख के बता देता हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट को खत्म करना, बीजेपी की आइडियोलॉजी को खत्म करना आसान नहीं। बिल्कुल किसी और उसमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत की तरक्की का सफर पहले शुरू हो चुका था। मैं ये जरूर कहूंगा, कुछ लोगों ने उसके 2-4 हीरो इसमें जरूर है। उसमें मनमोहन सिंह को भी क्रेडिट जाना चाहिए, नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाना चाहिए, वाजपेयी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग उसकी आके मोदी साहब ने की है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि मोदी साहब इस नेक्स्ट लेवल पर जो लेकर आए हैं, तीसरे नंबर पर इकॉनमी का आना, 5वें नंबर पे जाना, उसका आगे जाना, 8.4% पे जाना, उसमें 2-4 चीजें जो उनकी एक सलाहियत है, पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है। मैं इसको सारी दुनिया को, बल्कि मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में आगे दिस इज पीपल विल रीड अबाउट इट। नेशनलिज्म देना भारत को सबसे बड़ी बात तो ये है, और फिर उसके ऊपर करप्शन एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, उसको कंट्रोल करना भी मोदी साहब ने बड़े, क्योंकि देखें मोदी साहब ने ना तो लंदन रहे हैं, ना उनका जाने का प्रोग्राम है, ना उनके बच्चे हैं, वहां प्रॉपर्टियां हैं, ये भी एक चीज है। लेकिन उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए इस चीज को प्रमोट किया। करप्शन भी कंट्रोल होती है जब आप नेशनलिस्ट बनते हैं। आपकी प्रोडक्ट भी बनती है, एक्सपोर्ट भी तब बनती है जब आपकी नेशनलिज्म आपके अंदर हो।
आप रेड सी के अंदर जाके अपने तेल भी आप प्रोटेक्ट करते हैं जब नेशनलिस्ट हो। आप कंट्रीज के दौरे करते हैं तो आप अपने करेंसी को प्रमोट करें, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करें जब नेशनलिज्म होता है। जब वहां से जाके घड़ियां लाके आपने बेचनी हो दुबई में, तो फिर उसको नेशनलिज्म नहीं कहा जा सकता। ये फर्क है सबसे बड़ा। तो उनको हराना, चाहे कुछ भी कर ले, कांग्रेस 2 दफा भी आ जाए, वो इस वक्त बीजेपी को अगर कोई फ्यूचर में पार्टी हराएगी तो वो बीजेपी ही हराएगी, और दूसरी पार्टी, सियासी पार्टी नहीं हरा पाएगी। अब मैं बताना चाहूंगा एज ए बहसीत पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। आरजू, ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर चेंज के साथ चलती है। चेंज, इंसान चेंज चाहता है। जब एक पार्टी, एक लीडर काफी अर्सा जब पावर में रह लेता है तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर इंसान है वो, उनसे गलतियां भी होती हैं, ऐसी बात तो नहीं ना, गलतियां नहीं होती उनसे। फिर वो ऐसा चीजें स्लो डाउन होके कोई नया लीडर आ जाता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। कोविड को तो नहीं रोक सकता ना, कोई इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये फिर अगर 20 साल 25 साल बाद चीजें आए तो ठीक है, वो भी अगर इस तरह का लोगों का मूड बने तो। लेकिन ये कि अभी तक जो मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल का क्रेडिट भारत की तरक्की का वो भी बीजेपी को जाता है, और आगे भी मैं समझता हूं भारत तरक्की तभी कर सकेगा जैसे मोदी साहब आएंगे, मोदी साहब आगे रहेंगे और तरक्की होगी। रशिया के अंदर आप देख लें, पुतिन है, रशिया इस वक्त तरक्की पर है। वो तो मैं क्रेडिट पुतिन को दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं देना चाहिए। लोग उसको डिक्टेटर कह लें, लीडर कह लें, जो कुछ भी है, रशियन है वो, रशिया की तरक्की के ख्वाब देखता है। आपको प्रेज करना चाहिए। मोदी साहब इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं, मैं आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम, टू बी ऑनेस्ट विद यू। उनको क्रेडिट देना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह का लीडर नहीं मिल रहा तो उसमें भारत का कसूर तो नहीं ना, कसूर आपका। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर, और खासकर जिस तरीके से भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसे देख के पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और कनाडा को भी तकलीफ हो रही है। और जैसे कि आपने देखा, भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया, खासकर जो अमेरिका ने भारत के ऊपर इमिग्रेशन लॉज के ऊपर उंगली उठाई है। और आपने देखा, दूसरी ओर साजिद तारा साहब ने बात की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, और खासकर उनकी देशभक्ति और नेशनलिज्म के बारे में, कि जैसे अगर देश का नेता अगर राष्ट्रभक्त है, अगर उसके अंदर नेशनलिज्म है, तो वो देश को तरक्की करवा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नेशनलिज्म इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। दूसरी ओर आपने देखा कि पाकिस्तान से राहुल गांधी को बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है, और पाकिस्तान के मंत्री राहुल गांधी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।